साथियों, जय भीम। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनका नाम पूरे देश और विदेश में बहुत सम्मान से लिया जाता है और वो हमारे देश के प्रमुख अम्बेडकरियों में से एक हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सैकड़ों बाबा साहब के जीवन और मिशन के ऊपर किताबें लिखी हैं और भीमपत्र का अखबार के वो मुख्य संपादक हैं। मेरी मुराद आज की जो हमारी शख्सियत हैं वो हमारे बहुत ही प्रेरणादायक मिस्टर LR बाली जी हैं। मैं उनसे आज उनके जो सियासी जीवन है उसके बारे में ही उनसे बात करूंगा, क्योंकि उनके जीवन की बहुत सी और भी बातें हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो विषय है वो उनका जो सियासी जीवन है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो बाली साहब, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में कब आए और कैसे आए? मेरा ख़ानदान नवांशहर दोआबा, जो एक कस्बा है, आजकल ज़िला है, आज उसका नाम शहीद भगत सिंह नगर ज़िला हो गया है। मेरा ख़ानदान पढ़ा लिखा ख़ानदान था। मेरे चचा जो हैं हकीम गुरसरन दास, उनके यहाँ सांतरा BA के द्वारा संपादित उर्दू में क्रांति मैगज़ीन आता था। तो मैं भी उर्दू पर्शियन उर्दू फ़ारसी पढ़ा हूँ, तो वो मैं बाबा साहब के लेख जो अनुवाद हो के उसमें छपते थे, मैं उनको पढ़ता था। 1947 में मैंने मैट्रिक पास कर ली पंजाब यूनिवर्सिटी से, लाहौर जो है। उसके बाद पार्टीशन हुई, बहुत गड़बड़ हुई, मारकाट हुई, बहुत कुछ हुआ जो यहाँ आज का विषय नहीं है। तो मैं 1948 में दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकर हो गया। तो हम पंजाबी जो हैं, हमारा एक ग्रुप था जिसके अगवा थे सोहनलाल शास्त्री और एक नॉन पंजाबी थे YC शंकरानंद। ये तमाम लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, हम लोग ऑफन बाबा साहब के यहाँ जाया करते थे। ऐसे मेरा संपर्क बाबा साहब से, उनके व्यक्तिगत से मेरा संपर्क हुआ। फिर मैं 1948 से 54 तक दिल्ली में रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी मीटिंग 30 सितंबर 1956 को 26 अलीपुर रोड में नई दिल्ली में की, जबकि वो लॉ मिनिस्ट्री से त्यागपत्र दे चुके थे। तो वहाँ पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। मैं उसका 2 मेंबर नहीं था, लेकिन मैं वहाँ हाज़िर था। तो बाबा साहब मीटिंग के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको ऑक्सीजन दिया गया, तो अंदर चले गए वो। तो मीटिंग ख़त्म हो गई। जो खाली कुर्सी थी, मैं उस पर 3 घंटे बैठा रहा। जब बाबा साहब अम्बेडकर का स्वास्थ्य कुछ अच्छा हुआ तो मैं अंदर गया और मैंने बाबा साहब को कहा कि आपका जो सिद्धांत है, आपका जो मिशन है, आपकी जो विचारधारा है, आपका जो आंदोलन है, मैं इसको जारी रखने के लिए अपने जीवन का आखिरी खून का कतरा भी लगा दूंगा। ये वायदा मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से किया। तो इसके बाद जब आपने बात की है 30 सितंबर 1956 की, उसके थोड़े समय बाद ही बाबा साहब का देहांत हो गया। तो उसके बाद फिर आप जो पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब जिसके फाउंडर थे, उसमें आप कब आए? मैं जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण, हम बौद्ध महापरिनिर्वाण कहते हैं उसको, जिस दिन उनका देहांत हुआ उसी दिन मैं दिल्ली की नौकरी छोड़ के पंजाब में आ गया था और मैं डिविजनल इंजीनियर टेलीफोन्स
के दफ्तर में, सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर है, मैं उसमें नौकर था। तो 6 दिसंबर को मुझे रेडियो से एक रामनगर के अपने वर्कर ने, जलंधर के वर्कर ने मुझे सूचना दी कि बाबा साहब का देहांत हो गया है। तो मैंने उसी वक्त मैं बहुत रोया, बहुत रोया। बहुत रो करके मेरा जो दफ्तर था उसमें एक बाग था, बाग में मैं बहुत रोया। फिर मैंने अपने आप को संभाला कि रोने से तो अब काम नहीं होगा, ना बाबा साहब वापस आ सकते हैं, तो अपना वचन पूरा करो। तो मैंने उसी वक्त अपना त्याग पत्र दे करके मैं बाहर आ गया। मैं पक्का था, परमानेंट गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉय था और नियम के अनुसार 1 महीने का वेतन जमा मैंने करवाया, तब मैं फारिग हुआ। और फिर उसके बाद मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और उसकी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी का मेंबर बना। तो आपने जो पहला इलेक्शन है वो आरपीआई की तरफ से लड़ा, और कब लड़ा? मैंने 1962 में फिलौर का इलेक्शन लड़ा, जो रिज़र्व सीट थी, और मैं थोड़ी वोटों से ही हारा। तो उसके बाद फिर मैं लोगों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ अपना सारा ध्यान दिया। अनबना पंजाब, जो पंजाब 66 में बांटा गया 3 राज्यों में, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, तो मैं ऑर्गेनाइज करने के लिए लग गया। तो हमने फैसला किया कि हम लोग एजिटेशन करेंगे। तो पहली एजिटेशन हम 100 के करीब साइकिल मार्च पे जून 1964 को हम लोग चक के फगवाड़ा से चले। मेरे साथ चरणदास निधाड़क और 100 लोग थे। हम गांव-गांव में जाते और प्रचार करते कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं। हमारी एक ही मांग थी कि जो वैकी लैंड है, वैकी लैंड वो ज़मीन है जो मुसलमान छोड़ गए, उसको निकासी ज़मीन भी कहते हैं। तो वो जो है बेज़मीन अनुसूचित जाति लोगों को मिलनी चाहिए। हमारी एक ही मांग थी। तो जा कर के हम लाल बहादुर शास्त्री जी से मिले। तो शास्त्री जी ने पहले तो हमारी बातचीत सुनी, लेकिन उन्होंने कहा वे ये मांग नहीं मान सकते। फिर वहाँ पे हम में से कुछ लोगों ने मनमर्त रखा। उस मनमर्त को अंग्रेज़ी की अखबार पैट्रियट ने छापा। छापने के बाद बहुत हू हल्ला हुआ। हू हल्ला होने के बाद फिर कामरेड रामकिशन, जो पंजाब के उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनको बुलाया गया और हमारी ये मांग मान ली गई कि जो ज़मीन निकासी ज़मीन है वो तमाम ज़मीन अनुसूचित जात से ताल्लुक़ रखने वाले दलित बेज़मीन लोगों को दी जाएगी। और इस तरह लाखों एकड़ ज़मीन दलित लोगों को, अनुसूचित जाति लोगों को पंजाब में मिली। ये हमारा पहला मोर्चा था। तो इसके बाद जो मोर्चा था 1964 का, जिसमें जेल भरो आंदोलन भी हुआ, जिसमें आप भी जेल में गए, तो उसके बारे में भी कुछ हमें बताइए। उसके बाद हमारी पार्टी ने बम्बई में वर्किंग कमेटी ने फैसला किया, जिसमें मैं शामिल था, कि हम ऑल इंडिया आंदोलन करेंगे। 14 मांगें हमने सरकार के सामने रखी। 14 मांगों के लिए हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। 10 लाख लोगों ने अपने आप को जेल भरो में शामिल किया। 2,40,000 लोग जेल के रजिस्टर में दर्ज हुए जो जेल के अंदर थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, डॉक्टर जो आजकल डॉक्टर है, डॉक्टर राहुल कुमार, और दूसरी मेरी बेटी सुजाता जो आजकल कनाडा में है, सुजाता सल्लन, हम सारे जेल के अंदर थे। जलंधर जेल में बहुत बड़ी कामयाब एजिटेशन
पंजाब में हुई और सारे देश के अंदर हुई। उसके बाद हमने पार्लियामेंट का घेराव किया और एक हमारा डेपुटेशन दादा साहब गायकवाड़ की अगुवाई में प्राइम मिनिस्टर को मिला, तब जा कर के हमारी मांगें मानी गई। उस आंदोलन ने देश के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था को शुरू कराया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान मिले, लाखों एकड़ ज़मीन मिली और बाबा साहब का आज जो प्रतिमा, जो बुत लगा है पार्लियामेंट के बाहर, वो उस मांगों में 14 मांगों में एक था, वो बुत लगा है। और उस एजिटेशन में 14 लोग शहीद हुए। जलंधर का राम प्रकाश आबादपुरा जलंधर का, वो भी 28 दिसंबर 1956 को शहीद हुआ। ठीक है। तो बाली साहब, इसके बाद तो फिर आपने इलेक्शन लड़ा, जो जलंधर लोकसभा सीट थी जनरल, जो वहाँ डिफेंस मिनिस्टर थे शायद स्वर्ण सिंह, उनके खिलाफ। तो वो उस इलेक्शन की भी बहुत सी बातें हमको पढ़ने में सुनने को मिली है, बुजुर्गों से भी, आपसे भी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी कुछ बताइए। ऐसा है कि 1963 में मैं बुद्धिस्ट बन गया। चक हकीम पर ही, वहीं पर वो हमारा एक बहुत बड़ा मैदान था। चक हकीम फगवाड़े के नज़दीक है, 2-3 मील के ऊपर। तो वहाँ पर हमने बुद्ध धर्म की दीक्षा की। मैं उसमें बुद्धिस्ट बना। तो बुद्धिस्ट रिजर्व सीट नहीं लड़ सकते थे, इसलिए मैंने 62 के बाद कोई रिजर्व सीट नहीं लड़ी। और मैं 1967 में देश के रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह के खिलाफ जलंधर सीट से 67 में 67 में खड़ा हुआ। उसमें मुझे विरोधी पार्टियों ने शुरू में वचन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर बाद में वो जात पात का शिकार हो कर के मेरे हक में खड़े नहीं हुए, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया। उसके बाद जब आप इलेक्शन हार गए तो फिर आप विदेश में चले गए। फिर मैंने सोचा कि मेरी माली हालत भी बहुत ख़राब हो गई, मेरा परिवार भी बहुत बुरी तरह से कई मामलों में बहुत पछड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बाहर के देश में जा कर के वहाँ से अगर कोई मदद ली जाए तो फिर आगे चल के मिशन के काम को शुरू किया जाए। तो मैं 67 में उसमें भी एक बड़ी बात है, तब स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री हो गया और मेरी पासपोर्ट की फाइल पे लिखा था कि मेरे हुक्म के बगैर इसको पासपोर्ट ना दिया जाए। फिर वो विदेश मंत्री हट गया, MC छागला आ गए। मैं MC छागला को मिला तो मैंने कहा मेरा पासपोर्ट रोका हुआ है। तो MC छागला ने मुझे पासपोर्ट दिलवाया और उसके बाद मैं 67 में इंग्लैंड में गया। ठीक है। तो उसके बाद आपने जो लिटरेचर का काम शुरू किया, इस दौरान आपने बहुत सी किताबें लिखी। एक किताब का मैं ख़ास तौर पे जहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने 1936 में जो भाषण था उनका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हम पंजाबी में जात पात का विनाश कहते हैं, वो आपने कब लिखी? मैं जब इंग्लैंड गया तो मैं 6 महीने रहा वहाँ पर। अपने पुराने बुज़ुर्ग बहुत मेहनत करते थे। उस वक्त कोई परिवार नहीं था, अकेले ही लोग रहते थे, एक कमरे में 13 लोग रहते थे। तो मैं उनको इकट्ठे करता, उनको अम्बेडकर मिशन की बात बताता कि ये है। फिर मैंने उनके सामने ये भी सवाल पैदा किया कि बाबा साहब जो कुछ लिखे गए हैं वो दिल्ली में हमने 6 लोहे के ट्रंक हमने सील कराए हैं। वो तमाम बाबा साहब का मैन्युस्क्रिप्ट, हाथों का लिखा हुआ लिटरेचर, वो सारा बम्बई हाई कोर्ट के पास पड़ा है, उसको हमें निकालना चाहिए। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें
मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत हिम्मत मेरी बढ़ाई और मुझे उन्होंने पैसे की मदद भी की। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप तमाम लिटरेचर जो निकालो, हम आपको पूरी पैसे की मदद करेंगे। तो फिर मैं आ गया 68 में 68 में मैं बम्बई ठहरा, राजगृह गया। राजगृह बाबा साहब के निवास का नाम है, उनके बंगले का नाम है राजगृह। ठीक है। वो दादर बम्बे में है। मैं वहाँ गया। भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर जो बाबा साहब के अकेले पुत्र हैं, मैं उनको मिला। मैंने उनको निवेदन किया कि मुझे कोई एक आध किताब दो जो मैं उसको छाप सकूं। तो उन्होंने मुझे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब दी, जो मैंने सबसे पहला एडिशन 1970 में छापा, ये मेरे पास है। शायद यही है वो किताब। ये है किताब 19 एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये लगा 70। ये है 1970 का मेरा लिखा हुआ है। ये आपने उर्दू में भी लिखा था? इसको मैंने उर्दू में किया। देखो, जात पात का बीज नाश। इसको मैंने पंजाबी में अनुवाद किया और इसके बाद मैंने अपने देश भर के साथियों को साथ ले करके इसको 14 भाषाओं में छापा। ठीक है। ये किताब बाबा साहब की बेसिक है, बुनियादी किताब है, जिसको अंग्रेजी में क्लासिकल कहते हैं। इस किताब में बाबा साहब का जो सिद्धांत है वो सारा दर्ज है इस किताब में। इसी किताब से बाबा साहब की जितनी किताबें आगे बढ़ी हैं, ये बुनियाद है उसकी। ठीक है। इस किताब में शायद गुरु नानक के बारे में भी कुछ लिखा है। बाबा साहब का इसमें सिद्धांत ये है कि जब तक समाज उन्नत नहीं होता, जब तक समाज उन्नत नहीं होता, राजनीतिक परिपक्व नहीं हो सकती, राजनीति मजबूत नहीं हो सकती। इसमें उन्होंने गुरु नानक का हवाला दिया कि गुरु नानक ने समाज सुधार किया तो सिख राज हुआ, गौतम बुद्ध ने सुधार किया तो मौर्य राज हुआ। ठीक है। तो उनकी थ्योरी है कि अगर राजनीति को मजबूत होना है तो उसके लिए समाज का उन्नत होना, समाज का सुधार होना, समाज का प्रगतिशील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ वाली साहब कि आपने अब तक कितनी किताबें लिखी होंगी और आपको बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा किताबें लिखते लिखते। मुझे ये भी पता है कि आप पे बहुत सी किताबों पे केस भी हुए, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। ऐसा है कि मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं उन सब में मैंने रेफरेंस दिया है, संदर्भ दिया है। मेरी किताबें लिखने के बाद नए नए लोग आए लिखने वाले, उन्होंने मेरी किताबों का हवाला दिया है, लेकिन उन्होंने यानी जैसे एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना चाहिए, ऐसे नहीं माना है। मैंने बहुत किताबें खरीदी हैं, मेरे पास सैकड़ों किताबें हैं। अभी किताबें खरीदना, पढ़ना, जो भी मुझे पैसा मिला, जहाँ से भी मिला, मैंने किताबें खरीदी और मैंने किताबें छापी। अब तक छोटी बड़ी किताबें जो अगर हैं तो 100 से ऊपर होंगी। सबसे बड़ा काम जो मैं समझता हूँ जो मैंने किया, वो बाबा साहब के जो किताबों के अनुवाद करने चाहिए थे, मैंने वो अनुवाद किए। जैसे रानडे गांधी जना, ये किताब है बाबा साहब की। मैं इसको हिंदुओं की गीता को जितना पवित्र मानते हैं, जितना महान मानते हैं, जितना महत्वपूर्ण मानते हैं, मैं
रानी गांधी जनाब को उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि उसमें इसके बाद एनी लेजिस्लेशन के बाद रानी गांधी जनाब में बाबा साहब का सिद्धांत है। मैंने उसको उर्दू में किया, मैंने उसको पंजाबी में किया। और ठीक है, तो 100 के करीब आपने कहा कि मैंने किताबें लिखी हैं, तो इसके साथ ही आपने बहुत लंबे समय से एक अखबार है, मेरा शायद ये मानना है कि देश में एक ही अखबार है जो कंटिन्यू चल रही है 1958 से आज तक, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। आप उसके शुरू से आज तक मुख्य संपादक रहे हैं। ऐसा है कि मेरे एक साथी हैं नवांशहर दोआबा में, कृष्ण कुमार मोदी, वो ऊंची जात के थे लेकिन संतराम बीए के श्रद्धालु थे, इसलिए वो अम्बेडकराइट बने, बुद्धिस्ट बने, और वहाँ पे नवांशहर में उन्होंने अपने आप मदद करके, वो बहुत बड़े धनवान थे, मदद करके ज़मीन खरीदी, वहाँ पे अम्बेडकर भवन बनाया। अब वहाँ पे अम्बेडकर मॉडल स्कूल चलता है जो कृष्ण कुमार मोदी की यादगार है। उन्होंने मेरा एक भाषण सुना 1957 में नवांशहर में, हमने वहाँ कैंडिडेट खड़ा किया था, तो इलेक्शन की मीटिंग थी, मैं और मेरा भैया साहब अम्बेडकर, हमारा दोनों का लेक्चर हुआ। तो उन्होंने वो लेक्चर सुनने के लिए आए कि बाबा साहब का बेटा आया है, देखिए क्या कहता है। तो उनको मेरा लेक्चर इतना पसंद आया कि उन्होंने खत लिखा और मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने मेरे से सवाल किया, रुकना है या जाना है, ठहरना है या भागना है। अच्छा, मैंने कहा नौकरी छोड़ दिया, भागना कहाँ है, अब तो रुकना है, ठहरना है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आपको अखबार निकालनी चाहिए। तो हमने उर्दू में भीम पत्र का पहला अंक अप्रैल 1958 में निकाला, और काफ़ी सालों तक कृष्ण कुमार मोदी 30 रुपये महीना की मदद करते रहे। 1965 में हमने कहा भाई उर्दू की बात अब नहीं चलेगी, तो हमने हिंदी में शुरू किया। जैसे ही हमने हिंदी में शुरू किया, हमें पूरे देश से बहुत सहयोग मिला, यहाँ तक के 200 भीम पत्रिका विदेशों में बाई एयर से जाती थी। भीम पत्रिका ने वो काम किया जागृत करने का, जो बहुत सारी किताबें, बहुत सारे भाषण भी नहीं कर सके थे। तो भीम पत्रिका आज भी जिंदा है और आज भी लोग उसकी पूरी मदद करते हैं, और देश विदेश में आज भी जाता है। आज के हालात में भी बहुत हमें कठिनाई हो रही है, क्योंकि डाक नहीं जा रही, और डाक के अलावा एडिट करनी भी अखबार बड़ी कठिन हो रही है। लेकिन फिर भी मैं 90 साल की उम्र में मैं उसको चालू रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो एक आपने पंजाबी में भी अखबार निकाला था जिसका नाम था कीर्ति, वो कितना चिर चला? कीर्ति थोड़े देर चला, उसके लिए हमारे बहुत बड़े साथी हैं चानल चाहल। चानल चाहल जी ने हमें 40,000 रुपया दिया, तो उससे हमने कीर्ति अखबार निकाली। लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला, कुछ हमारी भी कमी रही कि हम लोगों के पास जा नहीं सके, तो थोड़ी देर के वो बंद हो गया। पंजाबी में भी भीम पत्रिका रहा, अंग्रेजी में भी भीम पत्रिका रहा। अंग्रेजी और पंजाबी में हमें बंद करना पड़ा, लेकिन हिंदी लगातार आज भी जारी है। तो बाली साहब, मैं एक सवाल ज़रा लाइन से हट के आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत से लोगों का ये मानना है, देश में भी ख़ासतौर के पंजाब में भी, कि जो हमारे मिशन में जिन्होंने काम बहुत किया, मेरी मुराद कांशीराम जी से है, उन्होंने DS4 भी बनाई, BSP भी बनाई, और भी बहुत सी संस्थाओं में उन्होंने काम किया। पूरा उन्होंने जीवन इस काम में लगा दिया, शादी तक नहीं कराई। और लोगों का मानना है कि उन्होंने ये जो मिशन है घर घर में पहुंचाया। तो उनके जाने के बाद एक बात है जो मेरे मन में हमेशा चुभती है
वो अक्सर कहते हैं, लोग लिखकर भी कहते हैं, स्टेजों पर भी कहते हैं कि अगर कांशीराम जी नहीं होते तो ये जो बाबा साहब का मिशन है ख़त्म हो गया होता। तो ये भी वो कहते हैं कि ये जो बाबा साहब को उन्होंने कब्र में से निकाला है। इसके बारे में ज़रा बताइए, आपका तो बहुत लंबा तजर्बा है, 90 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो इसके बारे में ज़रा स्पष्टीकरण दीजिए। ये अम्बेडकर आंदोलन की एक बहुत लंबी कहानी है। अम्बेडकर मिशन पंजाब का, यूपी का नहीं, सारे देश का है। अभी विदेशों में जितना बाबा साहब को मान सम्मान मिला है, इंडिया से कहीं ज़्यादा मिला है। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो इतिहास को नहीं जानते, न इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग कांशीराम जी का भी अपमान करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। ठीक है। कांशीराम का जो योगदान है, मैं उसको कमतर नहीं कहता, लेकिन वो एक आंदोलन का हिस्सा बने। ठीक। अब मैं आपको इसके सबूत देता हूँ। उत्तर प्रदेश लो, उत्तर प्रदेश में ही कांशीराम का ज़्यादा काम रहा है। पंजाब में भी, पंजाब और हरियाणा तो एक ही थे ये, और यूपी रहा। यूपी में हमारी पार्टी का इतना काम था कि वहाँ पे गीत संगीत की टोलियाँ थी। जैसे पंजाब में बदल संगीत पार्टी, रामनगर, जलंधर, उनका बहुत योगदान है। ऐसी कितनी ही टोलियाँ गाने वाली यूपी में पैदा हुई। और यूपी में जमी के तारे वीकली हिंदी में निकलता था। कब की बात होगी ये? बहुत पुरानी बात है। ये बीपी मौर्य, संगप्रिया गौतम, इन्होंने यूपी में इतना काम किया कि अलीगढ़ की जनरल सीट से बीपी मौर्य लोकसभा के मेंबर चुन के आए, आरपीआई से, रिपब्लिकन पार्टी से। और उत्तर प्रदेश में जो उनको कामयाबी हुई, आरपीआई का, रिपब्लिकन पार्टी का झंडा, रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान हाथी, रिपब्लिकन पार्टी के वर्कर, रिपब्लिकन पार्टी का साहित्य, रिपब्लिकन पार्टी ने जो काम किया उसी को उन्होंने आगे हाथ में लेकर के बढ़ाने की कोशिश की। और इसलिए उनको एक जात पात के कारण थोड़ी सफलता मिली। तो मैं कांशीराम जी के जो योगदान है उसको कम नहीं करना चाहता है, लेकिन कांशीराम जी के साथ जो हुआ, जो उनके साथ हुआ 1994 में उनको हार्ट अटैक हुआ। ठीक है। उनको 1995 में ब्रेन हेमरेज हो गया और वो बुरी हालत में अस्पताल में रहे। 2001 में शायद उनको पैरालिसिस हो गया, अधरंग हो गया। उसके बाद वो उठ नहीं सके। और जो उनकी हालत की गई, जो उनके साथ सलूक किया गया, यहाँ तक के कांशीराम को मिलने के लिए उसकी माँ को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, वहाँ से इजाज़त लेके वो अपने बेटे को मिल सकी। तो कांशीराम का योगदान जो है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी और बाबा साहब के मिशन को जो देश विदेश में फैला है, वो किसी एक व्यक्ति से नहीं फैला, वो खाली एलआर बाली से नहीं फैला। मैं भी ठेका नहीं लेता उसका। ठीक है। मेरे जैसे सैकड़ों लोगों ने देश विदेश में काम किया है, इसलिए बाबा साहब का नाम रोशन हुआ, बाबा साहब का सिद्धांत फैला। साहब, आपने हमें बहुत सी जानकारी दी और एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल, जो बाबा साहब ने जिसकी स्थापना की थी 13 मार्च 1927 को, उनके जाने के बाद एक तरह से बहुत से खंडों में बट गया। तो आपने उसको दोबारा से रिवाइव किया, तो उसकी क्या अचीवमेंट समझते हो आप? बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के बाद समता सैनिक दल बहुत कमज़ोर हो गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का कहना यह था कि मैं जो कुछ प्राप्त कर पा रहा हूँ वो समता सैनिक दल के सहयोग से
हालांकि उन्होंने बनाया था, उसके कारण मैं ये तमाम चीज़ें हासिल कर पाया हूँ। तो उनके जाने के बाद मैंने अपने साथियों को हरीश चांदे, धर्मदास चंदन खेड़े, भगवान दास, ऐसे और लोगों को साथ लेके हमने समता सैनिक दल को ऑल इंडिया संस्था के तौर पर रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाने के बाद हमने इसकी मेंबरशिप खोली। इसका दफ्तर हमने नागपुर में कायम किया, जो आज भी है। रामबाग ऊँट खाना में नागपुर में आज भी हमारा दफ्तर है। तो ये तमाम चीज़ें हमने की और आज जो हमारा दल है, इसका अपना दफ्तर है, इसका प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर है 3.5 एकड़ ज़मीन में। ये तमाम चीज़ें हमने की। आपको मैं 2 खास बातें बताने वाली, बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आपको केवल 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो हाथ लिखत थी, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, पांडुलिपि, उसके 5-6 ट्रंक हमने 26 अलीपुर रोड, न्यू दिल्ली, बाबा साहब के देहांत के बाद सील करवाए थे। ठीक है। वो लिटरेचर जो सारा था वो बम्बई हाई कोर्ट के अंडर आ गया। तो उसको जो हाई कोर्ट ने लिखा सरकार को कि जो बाबा साहब के कागज हैं टाइप किए हुए, वो गल सड़ रहे हैं, आप इसको जल्दी जल्दी इनको छुपाने की कोशिश करो। हमने नागपुर में असेंबली के बाहर प्रदर्शन किया दल ने, और दल ने पूरे देश के अंदर इस बात को उठाया कि बाबा साहब का मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो गल सड़ रहा है, इसके लिए यत्न करना चाहिए। किस साल की बात होगी? ये 1970 के पहले की बात है। ठीक। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि जाके बम्बई के अंदर मोर्चा लगाया जाए। हम माई साहब को मिले, माई साहब के वकील को मिले, और हमने उनको ऑफर किया कि हम इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, हम एडिट भी कर देंगे, उसकी रॉयल्टी आप ले लो, लेकिन ये तमाम लिखतें जो हैं बाबा साहब की बाहर आनी चाहिए। लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए। तो फिर हमने वहाँ पे समता सैनिक दल के 20 लोग बम्बई में सुबह निकलते थे और रात को लौटते थे। हमने एक एक झुग्गी झोंपड़ी को संपर्क किया और लोगों को बताया कि वे ये बात है, इसमें हमारा सहयोग दो। बाबा साहब का साहित्य जो है सड़गल रहा है, लिखा हुआ जो है। तो लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया। इसके बाद हमने एक सम्मेलन किया, और साथ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने बम्बई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोटी बात नहीं है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया, और करने के बाद हमने सरकार को चुनौती दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर सरकार फैसला नहीं करती तो इस बात को हम पूरे देश के अंदर लेके जाएंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे दिन ही सरकार का स्टेटमेंट आया कि सरकार जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए बाबा सिंह के लिखते हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। और इस तरह पहली वॉल्यूम 1979 में 1979 में पहली वॉल्यूम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के नाम से छपी। और बसंत मून जो हमारे एक साथी रहे, उनको हमने उसका मैनेजिंग एडिटर बनाया। एक ये बात। दूसरी बात, हमने आंध्रा में एक गांव बसाया जो ऐसे ही बंजर जमीन थी, उसको साफ करके 500 एकड़ जमीन पे हमने वहां पे लुम्बिनी नगर नाम का एक गांव बसाया, जहां आज वहां में लहलहाती हुई फसलें होती हैं और 500 परिवार वहां पे
रोजी रोटी कमा रहा है। ऐसे ही हमने बहुत सारे ठोस काम किए। तो आज मैं आपके सामने कोई ज्यादा उसका और विस्तार नहीं करना चाहता। इसमें धर्मदास चंदनखेड़े जो नागपुर के हैं, उनका बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने अपनी कीमती जमीन दी शुरू में, ताकि वहां पे दल का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस डिपो ने ले ली। फिर हमें थोड़ा पैसा मिला, हमने 3.5 एकड़ चिचोली में खरीदी, और वहां पे आज हमारा बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ मेंटल, मॉरल और फिजिकल, दिमाग की, नैतिकता की और शारीरिक ट्रेनिंग हर साल दी जाती है। ठीक है। तो जो हम आज देख रहे हैं सारी दुनिया में, जो बाबा साहब के वॉल्यूम है, 21 खंड है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, वो जो भी निकले हैं, जो सरकार ने प्रकाशित किए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो आपके आंदोलन की वजह से निकले हैं। वो अगर हमारा दल आंदोलन नहीं करता तो वो गल सड़ जाने थे। क्योंकि जो हाई कोर्ट का डायरेक्टर है, वो कई बार सरकार को लिख चुका था कि ये गल सड़ जाएंगे, इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, मैं इसको केमिकल लगा करके किसी न किसी तरह रख रहा हूँ। अगर ऑल इंडिया समता सैनिक दल आंदोलन नहीं करता तो बाबा साहब का ये साहित्य जो है ये प्रकाशित नहीं होता, मैन्युस्क्रिप्ट। और फिर एक फेबो, फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट एसोसिएशन बनी। चांदन चाहल उसको बनाने वाले थे। वो इंडिया से कंटेनर भर करके ले गए और तमाम यूरोप की लाइब्रेरियों में उन्होंने बाबा साहब का लिटरेचर पहुंचाया। ये दल की वजह से हुआ, फैबो की वजह से हुआ। ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है कि जो आज लिटरेचर बाबा साहब का पूरी दुनिया में है, वो ऑल इंडिया समता सैनिक दल के आंदोलन के, खास तौर पे आपने जो उसको रिवाइव किया, उसकी वजह से बना। इसके अलावा मैंने बाबा साहब के जो ग्रंथ हैं उनको मैंने हिंदी में अनुवाद किया, मैंने पंजाबी में किया, मैंने उर्दू में किया, और एनिमेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब का क्लासिक ग्रंथ है उसको मैंने खुद उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेजी में छाया किया, और अपने साथियों को लेकर के 14 भाषाओं में हमने उसको छापा। ये इससे भी पहले हमारा काम है। तो एक आपने जो बाबा साहब के बोली, हम उसका भी हिंदी अनुवाद किया, जो कलम का कमाल नाम से है, वो कितने पेज का अनुवाद किया आपने? वो मैंने जो वॉल्यूम है 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम का मैंने कलम का कमाल ले करके पहले 10 वॉल्यूम, फिर 17 तक वॉल्यूम मैंने 2 ग्रंथ तैयार किए। उसका नाम रखा कलम का कमाल। क्योंकि अंग्रेजी बाबा साहब की बहुत इडियोमैटिक, टू दी पॉइंट, बहुत जटिल होती है अंग्रेजी, आम लोग उसको समझ नहीं सकते। तो मैंने उसमें हिंदी में उसको सार किया और उसका नाम रखा कलम का कमाल। 2 वॉल्यूम निकाली, उसके कई एडिशन छप चुके हैं, और लोगों को बाबा साहब का जो साहित्य है सही मायने में समझने में मौका मिला। ठीक है। तो आपकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसके बारे में भी कुछ बताइए। ऑटोग्राफी में अगर लिखना चाहता कई वॉल्यूम हो सकते थे, लेकिन मैंने उसको ज्यादा लंबा नहीं किया। जो कुछ तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, मैंने उनको ही बयान किया है, और जो मेरे साथी रहे उनका भी मैंने वहाँ पे जिक्र किया है। उनका भी मैंने जो काम है उसको भी मैंने उजागर करने की कोशिश की है। ठीक है। और बहुत से लोगों ने वो पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी है, वो प्रेरणादायक है, क्योंकि आपका जो जीवन है वो सारे का सारा जो है प्रेरणादायक है। तो एक मैं लास्ट में बाली साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुत से लोगों से मिले हैं, देश में भी विदेश में भी आपको मिशन का काम करने का मौका मिला, तो आप कभी जिंदगी में काशीराम जी से भी मिले हैं, उनसे कभी बातचीत हुई? मैं एक बार काशीराम जी ने दिल्ली में जो हरिजन कॉलोनी है उसके साथ कम्युनिटी हॉल में काशीराम ने एक सेमिनार रखा।
उसमें मुझे और दूसरे लोगों को बोलने के लिए बुलाया। जब हम गए तो लोग आए नहीं, तो मुझे काशीराम जी अपने दफ्तर जो है करोल बाग में वहाँ ले गए। तो मुझे भी जैन धर्मशाला में ठहराया, वहीं भी आप भी ठहरे और 1.5 रुपए की हम लोगों ने रोटी खाई। ये काफी पुरानी बात लगती है। बहुत पुरानी बात है, तब काशीराम अभी मैदान में उतरे ही थे। ठीक है। दूसरा मेरा उनके साथ मेल 1982 में हुआ। हमने ऑल इंडिया समता सेना दल का आगरा में अधिवेशन किया, बहुत बड़ी हाजिरी थी। तो काशीराम श्रोताओं में खड़े थे। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर कृष्णा कामले को भेजा कि काशीराम जी को लाओ और यहाँ मंच पे बैठाओ। ठीक है। कृष्णा कामले गए और उन्होंने इसका जिक्र 2016 में नागपुर में एक सभा में उसने किया भी है। ठीक है। कि मैं लेने के लिए गया था, लेकिन काशीराम जी हमारे मंच पे नहीं आए। के बाद 1982 में एक आगरा में मीटिंग हुई। मैं कुछ मेरे जो याददाश्त है वो मैं आपके लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि शायद कई चीज़ें कई लोगों को नहीं मालूम, अच्छी चीज़ें हैं। 1982 में जब आगरा में कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त वो आगरा के बहुत बड़ा यानी करीबन हजारों लोग हो गए उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में। और मुझे याद है कि काशीराम जी उस सभा में एज ए श्रोता करके बैठे थे। शायद विमल सूर्य चिमनकर यहाँ है या नहीं पता नहीं। मुझे और विमल सूर्य चिमनकर को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाके उनको ढूंढ के ले आओ स्टेज पे। हम गए उनके पास कि आप चलिए स्टेज पे, आपको न्योता है, बट ही डिड नॉट कम। वो नहीं आए और हम उनको ला नहीं सके। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस एंगल से अगर देखा जाए तो उस वक्त उनका जो विजन था, उनको लगता था कि शायद अगर हम ये सारे लोग इकट्ठा आए तो ये देश को हम एक नया मोड़ दे सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन वो आपका भाषण वहां बैठ के सुना श्रोतों में? हाँ, उन्होंने भाषण मेरा पूरा सुना। ठीक है। तो कहने का मतलब वो आपसे भी प्रभावित रहे, उन्होंने भी चलो जिंदगी में। हाँ, उन्होंने अपना प्रभावित हुए। और इसके अलावा जो मैंने एनिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का बीजनाम छापा, उन्होंने खुद कहा है कि उसको पढ़ने के बाद मैं बाबा साहब के बारे में मुझे वाकफियत हुई, उससे पहले नहीं थी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से ये सारा उत्तर दिया इस मेरे प्रश्न का। तो अब मैं हमारा जो समाज है, जिसे हम दलित समाज कहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके तजर्बे से कि इसका जो राजनीतिक फ्यूचर है हमारे समाज का, वो क्या होगा? देखिए, मैं पहले भी इस बात का पक्षधर रहा हूँ, आज भी हूँ, कि कोई एक जात सत्ता हासिल नहीं कर सकती। इस देश का ढांचा ही ऐसा है, इस देश का राजनीतिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आज जो जिनको दलित बोलते हैं उसमें भी 500 उसमें नाना प्रकार की जातें हैं, उपजातें हैं। जो बड़ी जातें हैं एक सूबे में, वो इकट्ठी नहीं होती। तो इसलिए आज इसका हल एक है कि जो प्रगतिशील हैं, जो संविधान को लागू करना चाहते हैं ईमानदारी से, उनके साथ मिल करके हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तब जा करके दूसरों की भलाई में भी हमारी भलाई है, दूसरे के उत्थान में हमारा उत्थान है, दूसरे के भले में हमारा भला है, दूसरों की आज़ादी में हमारी आज़ादी भी हासिल है। तो सबके साथ मिल कर के करना पड़ेगा। बाबा साहब ने भी यही कहा है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। देखो, बाबा साहब ने पहली संस्था क्या बनाई? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। इसका मतलब क्या है? शेड्यूल्ड का मतलब है वो जातें जिनको दर्ज किया गया, जो दर्ज जातें हुई उनकी फेडरेशन बनाई, उनका संघ बनाया। फेडरेशन का मतलब संघ, यानी उन जातियों का एक संघ बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये किस सन में बनाई? किस सन में बनाई ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन? 1942 में। ठीक है। 1942 में इसका रेजोल्यूशन हुआ। ठीक है। और हमारे
पंजाब के सेठ किशनदास उसमें शामिल थे। तो यानी जातियों का एक संघ बनाया, एक फेडरेशन बनाई। फेडरेशन का मतलब संघ, इकट्ठा करना लोगों को। तो उसके आगे उसके द्वारा काम किया। फिर जब उन्होंने देखा संविधान बन गया, फिर 30 सितंबर 1956 को उन्होंने कहा अब फेडरेशन की ज़रूरत नहीं, अब हमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाना है। यानी जैसे जैसे हालात बदले वैसे वैसे उन्होंने अपनी विचारधारा और अपना कार्यक्रम बदला। तो जो शुरुआत फेडरेशन बाबा साहब ने 1942 में बनाई, तो हमारे यहाँ जलंधर में बाबा साहब आए हैं 1951 में। हाँ जी। तो वो शुरुआत फेडरेशन ने उनको बुलाया था। हाँ, शेर किशनदास ने। तो यहाँ जो हम आज जो जलंधर में हमारे अम्बेडकर भवन है, यहीं शायद बोले वो, उसके बारे में ज़रा बताइए। जो सेठ किशनदास है ना, वो बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनका लेदर का बिजनेस कलकत्ते में भी था, जलंधर में भी था। यानी उनको सेठ किशनदास कहते हैं। सेठ किशनदास बाबा साहब को 1942 में मिला। बहुत श्रद्धालु थे वो। तो उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा कि 1952 का जो इलेक्शन है उसके लिए मुझे देश का दौरा करना है। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने पंजाब का दौरा किया, यूपी का दौरा किया, आगरे में भाषण किया, लखनऊ में भाषण किया। ये भाषण, आगरे और लखनऊ के भाषण जो है ये भी इनके काम आए, बहुजन समाज पार्टी के। ठीक है। तो सेठ किशनदास जी ने उनको बुलाया जहाँ। तो यहाँ के कांग्रेसियों ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी कि अम्बेडकर यहाँ नहीं आना चाहिए। पटेल ने कहा मैं कौन हूँ रोकने वाला। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए, जिस जगह उन्होंने भाषण दिया, यहाँ भाषण दिया, डीएवी कॉलेज में भाषण दिया है दूसरे दिन। तो यहाँ उन्होंने भाषण दिया, उस जगह पर मैंने अपने साथियों को इकट्ठा करके बताया कि हमें यहाँ कोई उनका स्मारक खड़ा करना चाहिए। तो उनके सहयोग से हमने ज़मीन खरीदी। आज वहाँ पर 6 कनाल के ऊपर अम्बेडकर भवन है, जो उत्तरी भारत में सबसे एक लोगों का, समाज का बहुत बड़ा सेंटर है, जिससे अम्बेडकर मिशन की बात जाती है, जिससे अम्बेडकर मिशन का प्रचार होता है। तो वो एक सेंटर बना जो बाबा साहब की यादगार है और उनके विचारों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है। तो एक सवाल और है बाली साहब मेरे मन में। बहुत से लोगों ने ये मुझे कहा कि जब कभी उनसे आपकी बात हो तो ये पूछना, वो ये है कि बहुत से जो प्रगतिशील लोग हैं देश में, ख़ास तौर पे कम्युनिस्ट या तर्कशील सोसाइटी में काम करने वाले लोग या और हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, वो एक नई तरह की एकता की बात कर रहे हैं देश में। वो दो जो महापुरुष हैं, शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर, उनके सिद्धांत को लेकर इकट्ठा चलने की बात कर रहे हैं। तो ये कितना कामयाब हो सकता है? देखिए, जो भगत सिंह है ना, उनको शहीद आज़म कहते हैं। मेरे दफ्तर में जहाँ मैं काम करता हूँ, भगत सिंह की फ़ोटो लगी है। मेरा जो जन्म स्थान है नवा शहर, उसका नाम ही शहीद भगत सिंह जिला हो गया है। देखो, भगत सिंह की एक बात सबसे ज़्यादा विचित्र है, सबसे ज़्यादा विचित्र है वो ये कि भगत सिंह ने पढ़ा बहुत, लिखा भी। तो भगत सिंह की विचारधारा जो है वो बाबा साहब के साथ मेल खाती है। ठीक है। दोनों को एक रेल के पहिए की तरह हैं, उनमें विरोध नहीं है। ठीक। बाबा साहब नास्तिक थे, भगत सिंह नास्तिक हैं। बाबा साहब समाजवादी थे, भगत सिंह समाजवादी हैं। ठीक। बाबा साहब प्रगतिशील थे, भगत सिंह प्रगतिशील हैं। तो दोनों में बहुत मेल मिलाप है। और जब उनको फांसी दी गई, उसके ऊपर भी बाबा साहब ने अपने वीकली में आर्टिकल भी लिखा था। तो इसलिए यानी
भगत सिंह को इसके लिए रखते हैं, साथ में रखना चाहिए कि उनकी विचारधारा बहुत प्रगतिशील है और आर्थिक तौर पर वो समाजवादी हैं। ठीक। बाबा साहब भी समाजवादी हैं। देखिए, बाबा साहब ने संविधान सभा में, चाहे उनकी बात मानी नहीं गई, उन्होंने कहा कि ज़मीन का राष्ट्रीयकरण करो, वहाँ फार्में बनाओ, जो बुनियादी और इंडस्ट्री है उसका राष्ट्रीयकरण करो। जो महापुरुष ज़मीन के राष्ट्रीयकरण की बात करता है, उससे बड़ा समाजवादी कौन हो सकता है? भगत सिंह ने भी यही कहा है, किसी ने भी यही कहा है, इंडस्ट्री कौमी करो, जी ज़मीन कौमी करो। हाँ। इसलिए भगत सिंह की और बाबा साहब की विचारधारा मेल खाती है, तो इसलिए उनको साथ लेकर चलना। और भी अगर कोई ऐसा हो, अभी तक तो मुझे तो नहीं मिला, अगर किसी को मिले उनको भी साथ लेना चाहिए, तो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अब हम जो आज की जो मौजूदा राजनीति है देश की, तो बहुत सी तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं देश में, अलग अलग तरह, अलग अलग प्रांतों में। तो एक आंदोलन बहुत लंबे समय से जो किसानों के जो ऑर्डिनेंस है उसके बारे में हो रहा है। लगभग 6 महीने से जो किसान हैं पंजाब के भी और सारे देश के, जो दिल्ली में बैठे हैं, पहले पंजाब में बैठे रहे, वो आंदोलन जो है वो एक नई रूपरेखा देश में जो बना रहा है राजनीति आने वाले समय की। तो उसके बारे में बताइए। साथ में एक मेरा और सवाल है कि जो ये 2014 के बाद जो आरएसएस की जो स्थापित पार्टी है बीजेपी, वो देश पे काबिज है, तो वे संविधान को बदलने की भी बातें हो रही हैं। बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, हमने भी कहा है। तो इसके बारे में बताइए कि किसान आंदोलन जो है उसका फ्यूचर क्या है। तो ये जो लोग हैं रूढ़िवादी, ये संविधान के बारे में जो कुछ प्लानिंग बना रहे हैं उसके बारे में बताइए। ऐसा है, किसानों ने एक बात सिद्ध कर दी है, वो बात कि दुनिया भर के अंदर जो लोगों की शक्ति है, पीपल्स स्ट्रेंथ, जो लोगों की शक्ति है वही शक्ति असली है। लोग जब आई पे आ जाएं, लोग जब आंदोलन करने पे आ जाएं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। जो दुनिया का इतिहास बताता है, किसानों ने एक नया इतिहास पैदा किया है। उन्होंने एक नई जज्बा लोगों के अंदर भरा है कि हो सकता है कि लोग इकट्ठे हो करके कोई बड़ा आंदोलन करके अपनी मांगों को जितवा लें, मनवा लें। किसान आंदोलन का क्या हशर होता है अभी तो कहना मुश्किल है। उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ा उनका देना है, उसकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। तो आंदोलन अगर और चलता रहा तो कोई भी आंदोलन जो लगातार चले, शक्तिशाली होता जाए, तो सरकार को उसकी बात माननी ही पड़ती है, माननी ही पड़ेगी। ठीक। जहाँ तक संविधान का तल्लुक है, संविधान के अंदर कोशिश हो रही है धीरे 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 उसको ख़त्म करने की। लेकिन अगर संविधान ख़त्म हो जाता है, कर देते हैं, तो लोकतंत्र ख़त्म, एक पार्टी का राज हो जाएगा, एक विचारधारा का राज हो जाएगा और एक सांप्रदायिकता का राज हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोग ज़रूर उठ खड़े होंगे, आंदोलन करेंगे। लोगों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, उस पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो मोदी है, जो कुछ भी हो रहा है देश में, इतना करोड़ों अरबों का जो गबन किया है इन्होंने, फेक प्रोजेक्ट नाना प्रकार के जो शुरू किए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अपना उसका घर हो, जिस पे लगभग 20,000 करोड़ रुपया लगने वाला है। सारा देश उस पर कह रहा है कि लोग तो ऑक्सीजन से मर रहे हैं, तो आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी वो बना रहा है। एक को ऐसा है कि वो जिद पे है। 12 पार्टियों ने लिख करके भी दिया है और ओपन लेटर भी छापा है यानी ये लोगों की ताकत है, वो जिद पे है। अब जिद जो है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है। बहुत ज़्यादा जिद करना अच्छा नहीं होता। जिद जो है
मैं उसकी निंदा करता हूँ। और आज जो लोग मर रहे हैं, देखो इंसान 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 और इंसानियत की कितनी कितनी दुर्दशा हो रही है। यानी 80 के करीब शव लाशें तैर के आ गई और लोग के पास साधन नहीं, गरीबों के पास, वो फेंके जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों को। इंसान की कितना अपमान हो रहा है। और जो दबाए गए उनकी मिट्टी ऊपर से निकल गई तो कुत्ते नोच रहे हैं। ये हालत है हमारे देश की ये हालत है। मोदी को समझना चाहिए कि देश कहाँ है। इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया मदद भी कर रही थी, अब मदद करने के कई लोग रुक गए हैं। असल में जो मदद कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही। वो भी है। हाँ, यानी जिद करना अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ, जिद जो है उसी को नुकसान देती है जो जिद करता है। ठीक। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हमारे आज के जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए, उनको क्या संदेश देना चाहते हो। और दूसरी बात यह है कि आप अपने जीवन में जो कुछ आपने किया, आप कितना संतुष्ट हो। को ऐसा है, मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैंने बाबा साहब को वचन दिया और निभाया। ज़बान से निभाया, कल्ब से निभाया, आंदोलन से निभाया। आपको मैंने मिसाल दी है कि मेरे 2 छोटे बच्चे जेल में थे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं संतुष्ट हूँ। मैंने जो चाहा वो किया। मैं ज़मीन जायदाद नहीं बना सका, ना मैं उसको लाइक करता हूँ, ना पसंद करता हूँ। मैंने छोटा सा मकान बनाया। जब मेरा बेटा आनंद बाली जो पूरे यूरोप में काम कर रहा है, मैं खाली अकेला नहीं, मैंने अपने परिवार को इसके लिए तैयार किया है। अभी मेरी बेटी जो सुजाता सलन है कनाडा में, उसने $1000 दिया है इंडिया में मदद करने के लिए। उससे पहले उन्होंने $1000 दिया है। इसलिए इस तरह आनंद बाली जगह जगह पूरे देश के अंदर तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। अब हर एतवार को वो धम्मा लहर इस नाम से पूरे इंडिया में प्रोग्राम चलाते हैं। यानी मैंने अपना सारा खानदान उसमें झोंक दिया है। किसी दूसरे ने ऐसा नहीं किया। मतलब समर्पित हो गए पूरी तरह। हाँ, सारे उनको समर्पित किया है। मेरे जो संगी साथी भी रहे हैं बड़े ऊंचे, उन्होंने भी नहीं किया। वो आप मर गए, उनका परिवार भी मर गया, लेकिन मैंने अपने परिवार को इस काम पे लगाया। तो नौजवानों को आप क्या स्नेह देना चाहते हो। मेरा नौजवानों को यही स्नेह सुदेश है। एक तो 3 बातें बाबा साहब कहते हैं, इंडिपेंडेंट, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अपने दिल दिमाग को स्वतंत्र रखना, समानता लाना, भाईचारा पैदा करना। इसके लिए नौजवानों को जहाँ तक संभव हो काम करना चाहिए। नौजवानों को बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। जो नौजवान एक बार बाबा साहब का साहित्य पढ़ लेता है, उसके दिमाग में रोशनी आ जाती है। वो रोशनी फिर जहालत को, अंधविश्वास को और पंगापंथी को सबको मिटाती चली जाती है। वो रोशनी इतनी तेज है कि उसके सामने और कोई नहीं खड़ा रहता है। इसलिए मैं उनको कहूँगा कि पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको जो रोशनी मिले उस रोशनी से दूसरों को भी रोशन करो। यही मेरा संदेश है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाली साहब आपका। और साथियों, ये थे हमारे आज की मेहमान, आज की शख्सियत, हमारे प्रेरणादायक, हमारे पूजनीय LR बाली जी। तो इसके साथ ही जो हमारा आज का जो प्रोग्राम था उनके सियासी जीवन में, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसके साथ ही जो आज का ये प्रोग्राम है, मैं एक शेर के साथ समाप्त करता हूँ
कि उर्दू के एक शायर लिखते हैं कि हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, लेकिन हमारे बाद उजाला है अंधेरा नहीं। शब के मैंने रात। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है हमारे देश का, हमारे बच्चों का, वो रोशन होगा बाबा साहब के मिशन के कारण। तो इस उम्मीद के साथ जी मैं आज का जो प्रोग्राम है समाप्त करता हूँ। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए हमारे जो दोस्त ज्योति प्रकाश जी, उनका ख़ास तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर महेंद्र संधू जी, तो हमारे बहुत ही दोस्त, हमारे अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के और अम्बेडकर ट्रस्ट के ट्रस्टी बलदेव राज भारद्वाज जी, उनका भी, और हितेश वर्धन जी जो हिमाचल से हैं, उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था, ख़ास जो मुलाकात थी बाली साहब के साथ, वो समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।